बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है और ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये प्रोडक्शन का बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट लॉ है जो 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल है और इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें मैं नोट करवाता हूँ, उनको समझना बहुत ज़रूरी है, फिर हम इस लॉ को सही तरीके से समझ सकेंगे। तो पहले नंबर पे ये है कि मैंने कहा कि ये प्रोडक्शन का बहुत ही अहम लॉ है और इसकी 3 स्टेजेस हैं, ये 3 इसकी हालतें हैं और इसलिए सबसे पहले हमें प्रोडक्शन के जो फैक्टर हैं उनको जानना ज़रूरी होगा। आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि जो पैदावार होती है, इस पैदावार के लिए हमें 4 किस्म के अवामिल की ज़रूरत होती है। नंबर 1 लैंड, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 कैपिटल, नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 4 जो चीज़ें मैंने गिनवाई हैं, इनको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, यानी पैदावारी अवामल। और इनके बगैर जो है हम कोई भी पैदावारी अमल जो है वो पाया तकमील को नहीं पहुंचा सकते। मिसाल के तौर पे हमारे पास लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजर जो है हमारे पास मौजूद है, लेकिन लैंड नहीं है। हम कोई पैदावारी अमल शुरू करना चाहते हैं तो जमीन के बगैर हवा में तो कोई भी पैदावारी अमल, कोई चीज हवा में पैदा नहीं की जा सकती। तो इससे साबित हुआ कि लैंड की बहुत जरूरत है। इसके बाद अगर हम पैदावारी अमल शुरू करना चाहते हैं, हमारे पास लैंड है, कैपिटल है, सरमाया भी है, मशीनरी है समझे, और इसके बाद हमारे पास ऑर्गेनाइजर है लेकिन लेबर नहीं है, मजदूर नहीं है। तो ऐसी सूरत में उस मशीन को ऑपरेट करने वाला अगर नहीं होगा, जिस पे काम होना है और अशिया बनाई जाएंगी, पैदा की जाएंगी, तो फिर भी ये पैदावारी अमल मुकम्मल नहीं होगा। इसका मतलब है कि लेबर भी बहुत जरूरी है। इसी तरह हम आ जाते हैं आगे कि पैदावारी अमल को हमने जो है मुकम्मल करना है, लेकिन हमारे पास लैंड है, लेबर है, मजदूर है, लेकिन मशीनरी नहीं है जहाँ पे अशिया की पैदावारी अशिया के पैदावारी अमल को हमने पाया तकमील तक पहुंचाना है। तो फिर मशीनरी नहीं है जिससे काम लेके हम अशिया पैदा करेंगे, बनाएंगे। तो ऐसी सूरत में सरमाया नहीं है, तो फिर भी पैदावारी अमल मुकम्मल नहीं होगा। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि लैंड भी है, लेबर भी है और मशीनरी भी है, लेकिन इन तीनों से काम लेने वाला कोई शख्स नहीं है जो इनको ऑर्गेनाइज करे, जो इनसे काम लेकर पैदावारी अमल मुकम्मल करके इन तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो मालकान है उनको उनके मुआवजे दे सके, और वो ऑर्गेनाइजर होता है। अगर ऑर्गेनाइजर नहीं होगा तो फिर भी पैदावारी अमल नहीं होगा। तो इससे साबित हुआ कि कोई भी पैदावारी अमल जो है उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हमें 4 आमलीन पैदाइश की जरूरत होती है और उनको हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इस वेरिएबल प्रोपोर्शन लॉ के अंदर हमें उनकी जरूरत होगी। इसके बाद
दूसरे नंबर पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि इस लॉ से पहले, ताकि मैं इस लॉ को नरेट करूं, बयान करूं या इसको एक्सप्लेन करूं, वो है पीरियड। बच्चों, दो किस्म का अरसा होता है किसी भी पैदावारी अमल के लिए। एक को हम कहते हैं शॉर्ट रन पीरियड और एक को हम कहते हैं लॉन्ग रन पीरियड। शॉर्ट रन पीरियड वो होता है कि जिसमें हम ये जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इनमें किसी भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, उसके यूनिट को इस्तेमाल करते हुए फिक्स कर सकते हैं और दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम वेरिएबल कर सकते हैं। यानी कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे वेरिएबल होते हैं और कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट या फिक्स्ड होते हैं। किसी में हम तब्दीली ला सकते हैं, किसी में तब्दीली नहीं ला सकते। मिसाल के तौर पे लैंड हमारी फिक्स है, लैंड हमारे पास 1 एकड़ जमीन है तो वो 1 एकड़ ही है। लेकिन मजदूर जो है, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहते हैं, मजदूरों की तादाद बढ़ाई जा सकती है, मशीनरी की तादाद बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो इस अरसा के दौरान ऐसा किया जा सकता है। ये एक ऐसा अरसा होता है कि जिसमें कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वेरिएबल होते हैं, कुछ फिक्स्ड होते हैं। इसके बाद दूसरा अरसा जो होता है पैदावारी अमल का, उसको हम कहते हैं लॉन्ग रन पीरियड। और लॉन्ग रन पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है कि जिसमें हम किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फिक्स्ड नहीं कर सकते। तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के यूनिट की तादाद को हम बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर मशीनरी है तो मशीनरी ज्यादा कर सकते हैं, 2 मशीनें 3 मशीनें हम उस अरसा में खरीद के इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पैदावारी अमल के लिए। और इसी तरह फिर हम जो है अगर लेबर की तादाद है तो उसको भी बढ़ा सकते हैं, लैंड भी और खरीद सकते हैं, कोई मकान फैक्ट्री नई लगा सकते हैं, कोई नया यूनिट लगा सकते हैं, कोई कमरे जो है नए जो है उसकी बिल्डिंग में कमी बेशी कर सकते हैं। ये इतना पीरियड होता है कि इसके अंदर हम तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तादाद मिकदार में तब्दीली ला सकते हैं। तो इस तरह ये दो जो है अरसे जो है ये आपके सामने मैंने वजाहत कर दी है। अब आते हैं इस लॉ की तरफ कि ये लॉ जो है ये किस अरसा में काबिल इतलाक है। ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये सिर्फ शॉर्ट रन पीरियड में इम्प्लीमेंट होता है और लॉन्ग रन पीरियड में इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। यानी कलील अरसा के दौरान ये काबिल अमल है और तवील अरसा के दौरान ये काबिल अमल नहीं है, क्योंकि इसको बयान करते हुए हम कुछ फैक्टर को फिक्स्ड रखेंगे और कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम वेरिएबल रखेंगे, यानी चेंज करेंगे। तो इसलिए ये भी साबित हो गया कि ये लॉ जो है वो सिर्फ शॉर्ट रन पीरियड में एप्लीकेबल है, लॉन्ग रन पीरियड में ये एप्लीकेबल नहीं है। तो चले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लॉज ऑफ प्रोडक्शन। ये लॉ जो है ये प्रोडक्शन के 3 लॉज को कंबाइन करके बनाया गया है, इसलिए इस लॉ को कहते हैं कानून मुतगय्यर तनासबात। तो कानून मुतगय्यर तनासबात यानी ये 3 लॉ का एक मजमुआ है, 3 कवानीन का एक मजमुआ है। नंबर 1 इंक्रीजिंग रिटर्न और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। ये 3 लॉ हैं इकोनॉमिक्स के। इंक्रीजिंग रिटर्न क्या होता है कि जिसमें जैसे जैसे आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तादाद बढ़ाते हैं, जो वेरिएबल है उसकी तादाद बढ़ाते हैं तो आपकी पैदावार जो है वो बढ़ती है। और डिमिनिशिंग रिटर्न में आपकी मार्जिनल जो प्रोडक्शन है वो कम होना शुरू हो जाती है और लॉ ऑफ कांस्टेंट में मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे मैं ये जिक्र भी करता चलूँ, चले ये मार्जिनल प्रोडक्शन
और टोटल प्रोडक्शन ये जो है आगे इसके बयान किया गया है, वो मैं आगे वजाहत कर दूंगा। तो इससे साबित हुआ कि ये 3 लॉ का एक कॉम्बिनेशन है और ये 3 लॉ कैसे वर्क करते हैं ये भी बता दिया। अब द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ओनली लॉ ऑफ प्रोडक्शन विच हैज 3 फेज। ये प्रोडक्शन का सिर्फ वाहिद लॉ है, ये यूनिक लॉ है जो 3 फेजेस रखता है, यानी 3 स्टेजेस हैं इसकी, 3 इसकी सतह हैं, 3 इसकी कंडीशंस हैं, increasing, constant and diminishing. The law of variable proportion provides the basic study of production theory in the short run period. ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये सिर्फ लॉ शॉर्ट रन पीरियड में पैदावारी नजरिए की बेसिक पैदावारी नजरिए के बेसिक कंसेप्ट को बयान करता है। दिस लॉ रेफर टू द बिहेवियर ऑफ आउटपुट एज द इनपुट ऑफ वन फैक्टर इज इंक्रीज। ये लॉ ये बयान करता है कि जैसे ही एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के यूनिट को बढ़ाया जाता है तो पैदावार जो है वो किस तरह चेंज होती है, उस बिहेवियर को ये एक्सप्लेन करता है। While the other factor are held constant per unit of time, और उस मखसूस अरसा के दौरान दीगर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, उनमें हम किसी किस्म की तब्दीली नहीं करते। The law of variable is also called the law of eventually diminishing marginal return or law of non-proportional return। ये दो नाम इसी लॉ के हैं, लॉ ऑफ eventually diminishing marginal return and law of non-proportional return। इन इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के ये दो और भी नाम हैं। तो चले बच्चों, इस लॉ की डेफिनेशन की तरफ हम आने से पहले ये 3 जो टर्म्स हैं उनकी वजाहत कर लें ताकि आपको पता चल जाए जब ये टर्म्स इस्तेमाल हों तो इनसे क्या मुराद है। टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन से क्या मुराद है? टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन रिसीव्ड विद द यूज ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन से मुराद वो कुल पैदावार की मिकदार है या तादाद है जो वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर के इस्तेमाल करने से हासिल हम करते हैं। मिसाल के तौर पे हम चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करते हुए जो है कुछ लेबर लगाते हैं, 2 मजदूर लगाते हैं, 1 मशीन इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह 10 मरले ज़मीन इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास जो है पैदावार जो होती है वो 10 या 100 यूनिट होती है। तो ये 100 यूनिट जो है वो हमने एक दिन में जो पैदा की है इसको हम टोटल प्रोडक्शन पर डे कहेंगे। ठीक हो गया? तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन रिसीव्ड विद द यूज ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के इस्तेमाल से जो हम कुल पैदावार हासिल करते हैं पर डे, पर वीक, पर मंथ या पर ईयर, उसको हम टोटल प्रोडक्शन कहते हैं। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है? रेट ऑफ चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू इंक्रीमेंट इन ए वेरिएबल फैक्टर। जब हम वेरिएबल फैक्टर की तादाद बढ़ाते हैं तो टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज आती है उसको हम मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। या इसकी तारीफ कुछ यूं भी की जा सकती है कि एडिशनल प्रोडक्शन ड्यू टू द यूज ऑफ एडिशनल वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एडिशनल वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से जो हम एडिशनल प्रोडक्शन हासिल करते हैं उसको हम मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। या रेट ऑफ चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू इंक्रीमेंट इन ए वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इसकी मिसाल सुनिए आप कि हमारे पास एक मजदूर है और वो 10 यूनिट प्रोडक्शन दे रहा है। मशीन पे दूसरा मजदूर भी लगाया जा सकता है, मशीन फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रही, यानी हम उससे 10 घंटे या 12 घंटे काम ले रहे हैं लेकिन 6 घंटे और भी उसको चलाया जा सकता है। उसके बाद हम दूसरा मजदूर भी लगाते हैं और दूसरा मजदूर लगाते हैं तो वो 10 की बजाय
8 यूनिट पैदा करता है। तो एक्स्ट्रा यूनिट जो है, टोटल यूनिट हमारे पास होगा टोटल 18, और एडिशन कितना हुआ, 18 में से हम 10 जो है निकाल दें जो पहले मजदूर ने तैयार किए, तो बाकी 8 यूनिट बचते हैं। नया मजदूर लगाने से हमारे पास 8 यूनिट आए हैं। तो ये जो है एक्स्ट्रा जो है जो पैदावार हुई है उसको हम कहेंगे मार्जिनल प्रोडक्शन। रेट ऑफ चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, यानी 18 में से 10 को निकाला, 10 यूनिट को, तो हमारे पास 8 मजदूर एक्स्ट्रा 1 लगाया। अब हम दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एडिशनल प्रोडक्शन ड्यू टू द यूज ऑफ एडिशनल वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एडिशनल वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन के लगाने से जो हमें एडिशनल प्रोडक्शन होती है, अजाफी जो पैदावार होती है, उसको हम मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अभी मिसाल दी कि एक मजदूर आप लगाते हैं और वो 10 यूनिट पैदा करता है, और इसके बाद आप दूसरा मजदूर लगाते हैं, वो वेरिएबल फैक्टर दूसरा मजदूर हो गया। अब दूसरा मजदूर अजाफी लगाया है आपने, उसने कितने यूनिट पैदा करके दिए हैं, 8 यूनिट पैदा करके दिए। तो ये जो 8 यूनिट उस एडिशनल वेरिएबल फैक्टर ने, लेबर ने, मजदूर ने तैयार करके दिए हैं, इसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। इसके बाद आ जाते हैं एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन क्या है? इट इज अचीव्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल प्रोडक्शन ओवर द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के यूनिट जितने आपने यूज किए हैं उन पे आप टोटल प्रोडक्शन को तकसीम कर देते हैं, तो जो एवरेज जो रिजल्टिंग फिगर आती है उसको एवरेज प्रोडक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास 2 मजदूर लग गए हैं, 2 मजदूर ने टोटल प्रोडक्शन 18 यूनिट दी है, तो 18 टोटल प्रोडक्शन है उसको ऊपर रखें और 2 पे तकसीम करें, तो आपके पास जो रिजल्टिंग फिगर आ रही है वो 9 आ रही है। 18 को 2 पे तकसीम किया, 9 आ गया, तो 9 जो है ये एवरेज प्रोडक्शन है। तो बच्चों मैंने आपको ये 3 टर्म्स जो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं उनकी वजाहत कर दी है। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ जो मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट ने पेश की हैं अपने अल्फाज में। तो पहले नंबर पे है R.H. लेफ्टविच। इसने ये डेफिनेशन इसकी जो यूं पेश की है, द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस state that if the input of one resource is increased by equal increment per unit of time, वो कहता है कि अगर एक सोर्स के यूनिट, इनपुट से मुराद यूनिट है, इनपुट मुदाखिल, अगर एक सोर्स के यूनिट यानी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के यूनिट को बढ़ाया जाता है बाय इक्वल इंक्रीमेंट, एक जैसी शरह से, पर यूनिट ऑफ टाइम, खास अरसा के दौरान, वाइल द इनपुट ऑफ अदर रिसोर्सेज, जबकि दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के यूनिट्स को कांस्टेंट रखा और हेल्ड कांस्टेंट, उनको फिक्स्ड रखा जाता है, उनमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाती। मिसाल के तौर पे आपके पास 4 सोर्सेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप सिर्फ लेबर जो है एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके यूनिट बढ़ा रहे हैं, और वो भी ऐसे नहीं है कि आपने पहले 1 मजदूर लगाया फिर 2, ऐसे नहीं है कि एक के बाद 10 लगा दिए फिर 7 लगा दिए, ऐसे नहीं, इन इक्वल इंक्रीमेंट से 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इक्वल रेशियो से आप लगा रहे हैं। तो इसमें दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं, वो है नंबर 1 आपके पास लैंड है, उसमें कोई इजाफा या कमी नहीं कर रहे, वो जितनी लैंड पहले आपके पास मौजूद है वही रहती है। कैपिटल मशीनरी है, मशीन वही एक है या 2 पहले यूज कर रहे हैं वही रहती है। ऑर्गेनाइजर जो है वो भी एक ही रहता है। तो सिर्फ आप लेबर में इजाफा कर रहे हैं, एक सोर्स जो है एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में उसके यूनिट जो है आप बढ़ा रहे हैं। टोटल आउटपुट विल इंक्रीज, तो ऐसा करने से टोटल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती है या बढ़ेगी, बट बियॉन्ड सम पॉइंट, कुछ हद तक वो बढ़ेगी। रिजल्टिंग आउटपुट इंक्रीज्ड विल बिकम, और ये कुछ हद तक बढ़ेगी और इसके बाद जो रिजल्टिंग आउटपुट है
जो हमारे पास पैदावार में इजाफा आ रहा है वो स्मॉलर एंड स्मॉलर, वो कम से कम होता जाएगा, यानी पैदावार कम से कम होती जाएगी। ये तो लेफ्टविच के अल्फाज में इसकी डेफिनेशन है। आगे है जेएल रॉइन जो है इसको डिफाइन इस तरह करता है, व्हेन द वेरिएबल यूनिट ऑफ वन फैक्टर आर यूज्ड, जब एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के वेरिएबल यूनिट को, वेरिएबल यूनिट वो होते हैं जिनमें तब्दीली लाई जा सके, तो वो यूज किए जाते हैं, देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन अप टू सम लिमिट, कुछ हद तक पैदावार में इजाफा होता है, बट आफ्टर दैट लिमिट द रिटर्न प्रोडक्शन डिमिनिश, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जो पैदावार है, जो रिटर्न है, वो कम होना शुरू हो जाती है या कम हो जाती है। वो U3 कंसेप्ट। अच्छा, इसके बाद ये कम होना शुरू हो जाती है। इसके बाद नंबर 3 डेफिनेशन जो है, आप इसकी तरफ देखें, अकॉर्डिंग टू, ये जनरल डेफिनेशन है इसलिए इसको नाम नहीं दिया जाए। अकॉर्डिंग टू लॉ इक्वल इंक्रीमेंट टू वन वेरिएबल इनपुट कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, अगर आप एक मुदाखल या एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के वेरिएबल यूनिट में इक्वल इजाफा करते हैं, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप कांस्टेंट रखते हैं, विल कॉज द प्रोडक्शन टू राइज इनिशियली एट एन इंक्रीजिंग रेट, तो आपकी पैदावार जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, यानी शुरू में जो कुल पैदावार है उसमें तेजी से इजाफा होता है, रैपिडली इजाफा होता है, देन प्रोडक्शन विल राइज एट डिक्रीजिंग रेट। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि फिर भी आप उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के यूनिट बढ़ाना कैरी ऑन रखते हैं, जारी रखते हैं, तो कुल पैदावार में इजाफा होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, यानी सुस्त रवि से, एंड फाइनली प्रोडक्शन में स्टार्ट डिमिनिश, और आखिरकार अगर फिर भी आप उसमें इजाफा करना जारी रखते हैं तो फिर जो है कुल पैदावार कम होना शुरू हो जाएगी बजाय बढ़ने के। इसकी मिसाल आप कुछ यूं देख लें बच्चों के, आपके पास 1 एकड़ जमीन है, आप उस में गंदम काश्त करते हैं, तो गंदम काश्त करते हैं तो आप उसकी जरखेजी के लिए रेस्टोरेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ दैट लैंड, आप उसके अंदर खाद जो है, फर्टिलाइजर जो है उसको यूज करते हैं। तो पहले आप 1 बोरी यूज करते हैं, तो आपको सपोज करें 10 मन गंदम या 20 मन गंदम हासिल होती है, उसके बाद आप दूसरी बोरी इस्तेमाल करते हैं तो आपको 40 मन गंदम हासिल हो जाती है, उसी क्योंकि फर्टिलिटी लेवल उसका इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद आप तीसरी बोरी इस्तेमाल करते हैं, 50 मन गंदम हासिल, चौथी बोरी DAP की इस्तेमाल करते हैं तो आपको 60 मन गंदम, ये उसकी फर्टिलिटी लेवल जो है उसका जो है फुल हो गया है। अब इसके बाद आप अगर उसी फसल के अंदर चौथी बोरी के बाद 5वीं बोरी इस्तेमाल करेंगे तो फसल को वो नुकसान देगी वो खाद, फायदा पहुंचाने की। तो शुरू में जैसे जैसे आप उसके यूनिट बढ़ाते गए हैं, पैदावार बढ़ती गई है, लेकिन इसके बाद एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जिसके बाद वो इनपुट अगर आप बढ़ाते हैं तो आपकी पैदावार के ऊपर बुरे असरात मुरतब होते हैं। जैसे आप एक प्यासे को पानी देते हैं तो वो पहला गिलास पीता है, उसे तस्कीर होती है, दूसरा पीता है, तीसरा पीता है, 3 के बाद चौथा आधा पीता है और वो सैर हो जाता है। अब इसके बाद उसको और पानी पिलाने की कोशिश करते हैं तो उसकी सेहत के ऊपर क्योंकि सैचुरेशन लेवल आ गया है, सैरी का एक लेवल आ गया है, इसके बाद वो पानी या वो जो है मशरूब जो है उसको ज्यादा नुकसान देगा, उसकी तस्कीन नहीं करेगा। इसी तरह इसके अंदर भी ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जैसे आप एक वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के यूनिट बढ़ाते जाते हैं तो कुछ हद तक तो पैदावार में इजाफा होता है, पहले रैपिडली होता है, यानी पहला गिलास जिस तरह एक सारफ को ज्यादा तस्कीन देता है, दूसरा उससे कम देता है, तीसरा उससे कम देता है। इसी तरह पैदावारी अमल है, पहले पैदावार ज्यादा तेजी से बढ़ती है जब आप वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के यूनिट बढ़ाते हैं, पहली बोरी डालते हैं, दूसरी डालते हैं तो दूसरी से
पैदावार उस लेवल की नहीं बढ़ती जिस लेवल से पहली बोरी ने बढ़ाई है। तो इसी तरह फिर और उसमें जो है दूसरा तीसरा गिलास देते हैं तो उससे ज्यादा तस्कीन नहीं होती, पहले की निस्बत उससे भी कम होती है। तो इस तरह ये जो है प्रोडक्शन के अंदर भी यही अमल कार फरमा है कि जैसे जैसे आप वेरिएबल इनपुट के यूनिट ज्यादा करते जाते हैं, प्रोडक्शन पहले तो रैपिडली बढ़ती है, उसके बाद सुस्त रवि से बढ़ती है, और आखिरकार ये होता है कि अगर आप यूनिट बढ़ाना कैरी ऑन रखते हैं तो फिर टोटल प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है। ये इसका थीम है इस लॉ का। अब इसके बाद अजम्पशन की तरफ आते हैं और फिर हम टेबल और डायग्राम से इसकी वजाहत करेंगे। अजम्पशन क्या है कि ये लॉ किन सूरतों में, किन हालात में अमल पजीर है, एप्लीकेबल है, किन हालात में ये लॉ जो है वो दुरुस्त साबित होगा। The law of variable proportion is based on the following assumption. ये लॉ हस्बे ज़ैल assumption पे, मफरूजात पे मबनी है। homogeneous units, यकसां, सेम, सिमिलर कि जो यूनिट आप इस्तेमाल कर रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के वो सिमिलर हो। द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड बी होमोजीनियस। देयर इज नो डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ यूनिट्स इम्प्लॉयड। जैसे आप एक मजदूर काम पे लगाते हैं तो जिस लेवल की स्किल पहले मजदूर में है उसी लेवल की स्किल जो है दूसरे के पास भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि पहले आप ट्रेन मजदूर लगाते हैं दूसरा अनट्रेन लगाते हैं, या पहले अनट्रेन लगाते हैं दूसरा ट्रेन लगाते हैं, तो ऐसी सूरत में ये लॉ दुरुस्त साबित नहीं होगा। यानी वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो यूनिट है वो होमोजेनियस होने चाहिए, वो एक जैसे होने चाहिए। अगर आप मशीनरी एक यूज कर रहे हैं तो दूसरी आप जो है यूज कर रहे हैं तो वो दूसरी भी उसी तरह की सेम टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो दूसरी मशीनरी लेके आए तो वो उससे अच्छी टेक्नोलॉजी वाली हो, अच्छी प्रोडक्शन देने वाली हो, ऐसा नहीं। तो ऐसी सूरत में ये लॉ जो है दुरुस्त साबित नहीं होगा। इसके बाद है नंबर 2, वन वेरिएबल फैक्टर, कि इसमें 4 हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो इस लॉ के लिए ये जरूरी है इसके दुरुस्त होने के लिए कि एक फैक्टर उनमें से वेरिएबल होना चाहिए। इट इज अज्यूम दैट ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं वेरिएबल, लेकिन एक की कंपल्शन है, एक जो है वो जरूरी है, विल बी वेरिएबल व्हाइल द अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड बी फिक्स्ड, दूसरे फिक्स्ड है। शॉर्ट रन पीरियड, ये मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं कि दिस लॉ इज ऑपरेटिव इन द शॉर्ट रन पीरियड बिकॉज इन द लॉन्ग रन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल एंड नो फिक्स्ड। क्योंकि लॉन्ग रन की ये खसूसियत है कि उसमें जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन सब में चेंज लाई जा सकती है, वो वेरिएबल हो सकते हैं, उनके यूनिट तब्दील किए जा सकते हैं। लेकिन शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फिक्स रखा जा सकता है और कुछ को वेरिएबल किया जा सकता है। तो ये शॉर्ट रन पीरियड में एप्लीकेबल है ये लॉ, लॉन्ग रन में ये एप्लीकेबल नहीं। इसके बाद वेरिएबल प्रपोर्शन, मुतगय्यर तनासब, it is possible to vary the proportion in which the various inputs are combined। इसमें एक बात ये भी फर्ज की गई है कि जो वेरिएबल प्रोपोर्शन है, जो तनासब है इनका, मसलन आप जो है पहले 2 मजदूर, फिर एक मशीन, और फिर जो है 1 एकड़ जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब इनके दरमियान एक रेशियो है। तो अब 2 मजदूर की बजाय 10 मजदूर 4 मशीनें इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक मशीन इस्तेमाल, यानी प्रोपोर्शन जो इनके दरमियान है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के दरमियान, या पहले आपके पास जो है 1 एकड़ जमीन है, आप 10 मजदूर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक मशीन कर रहे हैं, अब मजदूर आप कम कर देते हैं, मजदूर 5 कर देते हैं, मशीनें 2 कर देते हैं, तो ये रेशो पहले और थी अब और हो जाएगी। तो ये रेशो जो है वो प्रोपोर्शन की इनपुट के दरमियान चेंज की जा सकती है। ये पॉसिबिलिटी होती है कि ये जो एक रेशो आपने बना ली इन चारों के इस्तेमाल करने में, वो जरूरी नहीं है। ये एक चीज ये फर्ज कर। इसके बाद है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन
कांस्टेंट या अनचेंज। जो तरीका पैदाइश आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर मैनुअल सिस्टम यूज कर रहे हैं तो फिर भी आप मैनुअल सिस्टम पे ही यूज करेंगे। अगर आप मशीनरी के जरिए चीजें बना रहे हैं तो मशीनरी के जरिए, अगर आप एक टेक्नोलॉजी वाली मशीन यूज कर रहे हैं तो दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाती है, वो मशीन आप यूज नहीं करेंगे। It is assumed that the state of technical knowledge and skill remain unchanged. जो टेक्निकल फनी इलम और स्किल का लेवल है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अदरवाइज द मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्शन कर्व्स में राइज इंस्टेड ऑफ डिमिनिशिंग। वरना मार्जिन प्रोडक्शन कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाएगी, एवरेज प्रोडक्शन में भी कमी बेशी हो जाएगी और ये ला दुरुस्त साबित नहीं होगा। सो इट इज अज्यूम दैट देयर शुड बी नो चेंज इन द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। जो आप तरीका पैदाइश इस्तेमाल कर रहे हैं वो वही रहना चाहिए। इसके बाद 5वें नंबर पे इस है वेरिएशन नॉट इन प्रोपोर्शन। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन रिजिडली फिक्स्ड प्रोपोर्शन। कि जिस रेशियो से आप ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की निस्बत ले रहे हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो भी यही है कि वो रिजिडिटी उनमें नहीं है, उसमें ये सख्तपन नहीं है कि आप इतनी मशीनें इस्तेमाल करेंगे, इतने मजदूर, जैसे 10 मजदूर एक मशीन, फिर आप इसको यही 10 मजदूर और एक मशीन ही आप यूज करते जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप जो है जब मजदूर एक 10 बढ़ाते हैं तो आप जो है ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 मजदूर आपने किए हैं तो आप 5 मजदूर कर दें, मशीन बढ़ा दें। पहले आप मजदूर बढ़ा रहे थे, 10 से 11 कर रहे थे, 12 कर रहे थे, 13 कर रहे थे, लेकिन अब आप मजदूरों को कम कर दें और मशीनरी की तादाद को बढ़ा दें। ऐसा मुमकिन है, रेशियो इनके दरमियान और आ जाएगी, तो ये पॉसिबिलिटी होगी। द यूनिट ऑफ फैक्टर कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू नीड्स। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के यूनिट जो है अपनी जरूरत के मुताबिक चेंज हो सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के यूनिट ही हमने चेंज करने हैं, लेबर को ही चेंज करना है, मशीनरी को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा लेबर लैंड की जो है तादाद या उसकी मिकदार भी हम कमोबेश कर सकते हैं। तो ये जो थे मफरूजात इस ला के कि इनको पहले फिक्स करना जरूरी है, और अगर इनमें तब्दीली आती है तो फिर तो इस ला का इतलाक होना मुमकिन नहीं है। अब इसको डायग्रामेटिकली और शेड्यूल के जरिए इसकी एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करते हैं। दिस इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए शेड्यूल। आप इस शेड्यूल को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास ये वर्कर्स हैं, वर्कर लेबर है, यानी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और इसकी तादाद ये यहाँ पे पहले कॉलम में जाहिर की गई है, 1 2 3 4 5 6 और ये 10 तक है। ये तादाद आप 7 तक ले सकते हैं, 5 तक ले सकते हैं, ये आपने अपनी तरफ से इसको एडजस्ट करना है, और अगर आपको नहीं करना आता तो एज इट इज ये डायग्राम आप बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरे कॉलम में टोटल प्रोडक्शन दी गई है, और तीसरे कॉलम में मार्जिनल प्रोडक्शन दी गई है, और चौथे कॉलम में एवरेज प्रोडक्शन दी गई। और ये जो है फिक्स्ड इनपुट, लैंड हमारे पास फिक्स्ड है, लैंड जो है वो फिक्स्ड है। इसी तरह मशीनरी जो है, ऑर्गेनाइजर जो है वो भी फिक्स्ड है, वो भी एक है तो एक ही है। लैंड मशीनरी हम यूज ही नहीं कर रहे, चले सपोज कर रहे हैं कि उसके बगैर, या मशीन अगर है तो वो 2 मशीनें यूज कर रहे हैं तो वो 2 ही, लेकिन हम जो है बाकी सारे फैक्टर को कांस्टेंट रख रहे हैं। लेबर को भी सॉरी लैंड को भी कांस्टेंट रख रहे हैं, इसके अलावा हम कैपिटल को भी कांस्टेंट रख रहे हैं, और ये ना भी देते तो कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि ये तो इसमें तो तब्दीली नहीं आनी, इनको ऑब्जर्व कर दे ना करें। कांस्टेंट रख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी कांस्टेंट रख रहे हैं। तो हम अजाफा या कमी किस में कर रहे हैं, किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कर रहे हैं? लेबर में, मजदूरों में। तो उसकी वजह से प्रोडक्शन के ऊपर क्या जो है असर हो रहा है वो इसमें दिखा रहे हैं। पहला मजदूर, पहले आप इस जो है टेबल को बनाने के लिए समझ लें कि हमने हाइपोथेटिकल वैल्यू ली है।
हाइपोथेटिकल वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपने फर्जी वैल्यू ये ली है, और फर्जी वैल्यू सिर्फ 2 आप लेंगे, बाकी सारी कैलकुलेशनें ऑटोमेटिकली निकलती जाएंगी। ये देखिए आप लेबर 1 से लेकर 10 तक रख लें, 5 तक रख लें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन शेड्यूल के मुताबिक सही होना चाहिए। इसकी समझ होनी चाहिए कि किस तरह ये 5 तक रखनी, किस तरह 10 तक रखनी। ये मैंने 10 मजदूर जो है वो लिए हैं, और इसके बाद मैं हाइपोथेटिकल वैल्यू लूंगा मार्जिन ऑफ प्रोडक्शन की, टोटल की नहीं, टोटल तो हम वैसे ही कर लेंगे। ये 2 चीजें जो है आपने फर्जी लेनी है, एक मजदूर फर्जी ले लिए और एक मार्जिन प्रोडक्शन। हम फर्ज कर रहे हैं कि पहला मजदूर हम लगाते हैं तो हमें मार्जिन प्रोडक्शन जो है उस मजदूर की पैदावारी सलाहियत 4 है, यानी वो 4 यूनिट पैदा करता है। इसके बाद दूसरा लेते हैं तो वो 7 यूनिट पैदा करता है, तीसरा लेते हैं तो वो 9 यूनिट पैदा करता है, चौथा मजदूर लगाते हैं उसी काम के ऊपर तो वो 10 यूनिट पैदा कर रहा है। इसके बाद 5वां मजदूर लगाते हैं तो वो 9 मार्जिन प्रोडक्शन दे रहा है, यानी वो 9 यूनिट तैयार करके हमें दे रहा है। छठा मजदूर लगाते हैं तो वो 7, और 7वां लगाते हैं तो वो 4 यूनिट हमें दे रहा है पैदा, और 8वां मजदूर अगर उसी काम के ऊपर लगाते हैं तो फिर हमें पैदावार होती है हासिल 0, और इसके बाद अगर 9वां लगाते हैं तो हमें पैदावार हासिल होती है ये मनफी, ये मनफी जो है मनफी -5। यहाँ पे मनफी नहीं लिखा गया, आप बच्चों इसको मनफी कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे भी ये 8 भी जो है ये जमा का नहीं है, ये मनफी का है। ये बाद में जब मैं आपको नोट सेंड करूंगा तो उसमें ये चेंज कर दूंगा, अब इसमें चेंज करना मुमकिन नहीं है क्योंकि लेक्चर दिया जा रहा है तो इसमें काफ़ी देर लगेगी। तो ये भी 5 भी मनफी है, और इसके साथ भी मनफी की अलामत है 8 के साथ भी। ठीक हो गया। अब ये मार्जिनल प्रोडक्शन भी हमने फर्जी, पहले मार्जिनल प्रोडक्शन जो है बढ़ रही है, एक स्टेज पे आके यहाँ पे 10 तक आप जो है 1 एकड़ जमीन है उसके ऊपर पहला मजदूर लगाया तो उससे हमें प्रोडक्शन जो है, जैसे मैं कहा था कि जमीन पहले जमीन के ऊपर हम काश्तकारी करते हैं तो पैदावार बढ़ती है, बढ़ती जा रही है। उसके बाद फिर ये फिर भी मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, इसके बाद फिर ये 0 होती है और फिर ये मनफी में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो हमने फर्जी वैल्यू ले ली। इसके बाद टोटल प्रोडक्शन कैसे आनी, टोटल प्रोडक्शन इनको जमा करके आनी। ये देखे 4, पहले 4 और फिर 4 और 7 11, इसके बाद 11 और 9, यानी यहाँ 4 7 और 9 को जमा करेंगे 20, फिर हम 4 7 9 10 को जमा करेंगे 30। ये सारी पीछे वाली प्रोडक्शन जो है हम जमा करते जाए, 4 7 9 10 और 9 को जमा करेंगे 39। इस तरह ये सारी टोटल प्रोडक्शन हमारे पास आ जाएगी। अब इसके बाद एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकालनी, तो एवरेज प्रोडक्शन के लिए ये होगा कि हम टोटल प्रोडक्शन को ऊपर रखेंगे और ये जो इसके यूनिट हैं, लेबर की तादाद है, उस पर तकसीम करते जाए। ये देखें टोटल प्रोडक्शन 4 है तो 4 को 1 पे तकसीम किया, ये हमारे पास 4 आए। 11 है, 11 को ऊपर रख के 2 पे तकसीम किया, 5.5 आ गए। इस तरह 20 है, 20 को ऊपर रखा 3 पे तकसीम किया, ये हमारी इस तरह एवरेज प्रोडक्शन आ जाएगी। तो ये तो टेबल हमने इस तरह बना लेना है। अब नीचे इसकी वजाहत दी गई है टेबल की, जरा देख लें। From the given schedule, it is clear that as we increase single unit of input labor respectively, जैसे हम एक एक यूनिट जो है इस लेबर का बढ़ाते हैं तरतीब के साथ, टोटल प्रोडक्शन चेंज, टोटल प्रोडक्शन ये चेंज हो रही है, पहले 4 फिर 11 फिर 20 30 और यहाँ तक ये बढ़ती ही जा रही है, यहाँ पे आके कांस्टेंट हो जाती है और यहाँ फिर ये डिमिनिश होना शुरू हो जाती है। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन चेंज we can explain it by segregating it into 3 stages। हम इसको इस टेबल को 3 स्टेजेस में चेंज करके जो है 3 स्टेजेस में इसको बांट के एक्सप्लेन कर सकते हैं। एज फर्स्ट स्टेज इज अप टू द
फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर। हम ये फर्ज कर लेते हैं कि पहली स्टेज जो है हमारी इस फोर्थ यूनिट तक है, फोर्थ यूनिट। एट दिस स्टेज टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज। इस स्टेज तक आप देख रहे हैं यहाँ टोटल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती जा रही है, 30 है, बढ़ रही है। और मार्जिन प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, 4, 7, 9 और 10। इसको कहते हैं इंक्रीजिंग रेट से टोटल। जब तक आपकी मार्जिन प्रोडक्शन बढ़ रही होगी उस वक्त जो टोटल प्रोडक्शन है वो रैपिडली बढ़ती है, वो रैपिडली बढ़ती है। एट दिस स्टेज टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग रेट। सेकंड स्टेज इज फ्रॉम 5th यूनिट टू 8th यूनिट। जो सेकंड स्टेज है हमारी वो 5वें यूनिट से लेकर यहाँ 8वें यूनिट तक है, यानी ये आपकी सेकंड स्टेज है। इसको मैं अगर थोड़ा सा छोटा कर लें तो इसको चले बाद में करके दिखा देंगे। At this stage total production also increases but at a decreasing rate। decreasing rate से क्यों ये कम हो रही है अभी? क्योंकि मार्जिन प्रोडक्शन यहाँ पे चौथे के बाद कम होना शुरू हो जाए। अब टोटल प्रोडक्शन बढ़ रही है, देखें 30 से 39 हुई है, 46 हुई है, 50 हुई है, लेकिन ये इंक्रीजिंग रेट से नहीं, तेजी से नहीं बढ़ रही। क्यों? कि मार्जिन प्रोडक्शन कम होना शुरू हो गई है, इसलिए ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। टोटल प्रोडक्शन की वजह क्या है कि मार्जिन प्रोडक्शन में कमी आई है, इस वजह से इसको ये रैपिडली सुस्त रवि से बढ़ेगी इस स्टेज पे, but at a decreasing rate because when 5th unit is used marginal product start to fall continuously। क्योंकि मार्जिन प्रोडक्शन जब छठा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, 5वां यूनिट इस्तेमाल किया जाता है तो मार्जिन प्रोडक्शन में कमी आना शुरू हो जाती है, इसलिए टोटल प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। इसके बाद थर्ड स्टेज आती है। थर्ड स्टेज इज आफ्टर 8th यूनिट। 8th यूनिट के बाद थर्ड स्टेज है व्हेन आफ्टर 8th यूनिट ऑफ लेबर फर्दर यूनिट ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड। मजीद लेबर का यूनिट एम्प्लॉय किया जाता है, मार्जिन प्रोडक्शन बिकम्स नेगेटिव। ये देखें ये 5 जो है ये मैंने आपको कहा था कि ये नेगेटिव इसको शो करे, ये नेगेटिव हो जाती है एंड टोटल प्रोडक्शन स्टार्ट टू डिमिनिश। और टोटल प्रोडक्शन भी यहाँ 8 के बाद, ये 8 के बाद यहाँ देखें आप 50 किलो से या किलोग्राम से या 50 मन से, ये 50 यूनिट से नीचे 45 हो गई है, फिर ये कम हो रही है। तो इस तरह ये टोटल प्रोडक्शन जो है तीसरी स्टेज में कम होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह यह है कि ये जो है मनफी में फिगर चली गई है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चों के, ये जो है 5 जो है मनफी 5 इसको कंसीडर करना है, और 8 जो है इसको भी मनफी कंसिडर करना। ये मनफी की अलामत नहीं लगी हुई है। मैं इस नोट्सों में जब आपको इसकी हार्ड कॉपी भेजूंगा तो ये जो है इसको चेंज कर देंगे। इसके बाद रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट इसका क्या है? मार्जिन प्रोडक्शन विद द एक्स्ट्रा यूज ऑफ यूनिट ऑफ लेबर इंक्रीजेज। रिजल्ट ये निकलता है कि मार्जिन प्रोडक्शन जो है एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर से जब हम यूज करते हैं तो बढ़ती है, देन डिक्रीज, फिर डिक्रीज होती है एंड एट लास्ट बिकम्स नेगेटिव। फिर आखिर पे ये रिजल्ट हमने निकाला है कि मार्जिन प्रोडक्शन बढ़ती है, ये बढ़ी है 10 तक, फिर कम होती है, फिर कम होती है, फिर जो है ये नेगेटिव होती है, ये -5 -8 ये नेगेटिव। ये रिजल्ट हमारा इससे निकला है टेबल से। अब इस टेबल की मदद से हम एक डायग्राम बनाते हैं। नाउ दिस लॉ इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। अब डायग्राम में जरा इसको समझने की कोशिश करनी बच्चों, ये डिफिकल्ट सा डायग्राम है थोड़ा सा। इसमें मैंने एक साइड पे प्रोडक्शन को ले लिया है। प्रोडक्शन मेरे पास मैक्सिमम जो है वो टोटल प्रोडक्शन 50 है, तो ये 5-5 का वक्फा डाल के मैंने इसके साथ जो है इस लाइन के साथ, ये जो वर्टिकल लाइन है OY, इसके साथ मैंने प्रोडक्शन को ज़ाहिर किया है और 5-5 के वक्फे के साथ ये शो कर दिए हैं यूनिट्स। ठीक है। इसके बाद वर्कर मेरे पास 10 यूज हुए हैं, तो मैंने OX के साथ वर्कर को ज़ाहिर कर दिया, 1 2 3 4 5 ये 10 तक। ठीक है। अब मैं पहले ये टोटल प्रोडक्शन का जो कर्व है ये बनाऊंगा, अलग-अलग ये कर्व बनाएंगे, क्योंकि
एक ही दूसरा एक ही दफा ये सारे नहीं है, पहले इसको बनाऊंगा और इसके बाद फिर दूसरे जो कर्व है उनको हम ड्रा करेंगे। तो देखें आपके पास पहले नंबर पे 4 प्रोडक्शन है और यूनिट कितने हैं, यानी आपने ये वर्कर लेने हैं और ये प्रोडक्शन लेनी है, 4 और 1। तो मैं यहाँ पे 1 यूनिट से लाइन ड्रा करता हूं और इधर से 4 से लाइन ड्रा करता हूं, तो एक नुक्ता मेरे पास ये आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास टोटल प्रोडक्शन है 11, तो मैं यहाँ से ये देखें 11 से ये लाइन ड्रा करता हूं और यहाँ यूनिट वर्कर मेरे पास यूज हुए हैं 2, तो यहाँ से एक नुक्ता हासिल कर, जिस जगह पे ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे मैं एक नुक्ता हासिल करते जाऊंगा। ठीक है, इसके बाद फिर मेरे पास प्रोडक्शन आ गई है 20। तो 20 जो है, 20 से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ, ये नुक्ता हासिल हो गया। इधर से मैं वर्टिकल लाइन तीसरे वर्कर से लगाता हूँ, ये नुक्ता यहाँ पे हासिल हो जाएगा। इसी तरह मेरे पास प्रोडक्शन आगे आ जाती है 30, तो मैं 30 से यहाँ लाइन लगाऊंगा और चौथा वर्कर है ये लाइन लगा दूंगा, ये नुक्ता हासिल कर। ये मैं अपनी तरफ से नहीं लगा, ये मेरे पास टेबल है। आप ये देखें 4 वर्क, चौथा वर्कर और प्रोडक्शन टोटल 30। इसके बाद पांचवा वर्कर और 39 प्रोडक्शन है, तो मैं 39 से यहाँ से ये 39 से एक लाइन लगाई और यहाँ पांचवा वर्कर है, यहाँ से एक लाइन लगाई, ये नुक्ता हासिल कर लिया। इसके बाद मेरे पास जो प्रोडक्शन है वो है 39 के बाद 46 से मैं यहाँ से ये लाइन लगाऊंगा, ये 46 से ये जा रही है लाइन और यहाँ पे आके ये नुक्ता हासिल हो। ये नीचे से भी लाइन लगाता हूँ, ये छठा वर्कर है, तो ये नुक्ता हासिल हो गया। इसके बाद जब मैं 7वां वर्कर यूज करता हूँ तो मुझे प्रोडक्शन हासिल होती है 50। ये यहाँ से 50 और 7वां वर्कर है, यहाँ पे ये ऊपर ले गया मैं और ये नुक्ता हासिल हो गया। इसी तरह जब मैं 8वां वर्कर यूज करता हूँ तो 8वें से ये ऊपर लेके जाता हूँ और 8वां वर्कर भी मुझे 50 ही यूनिट दे रहा है, तो ये 50 आ गया। टोटल प्रोडक्शन फिर भी मेरी 50 ही है, कम बेश नहीं। अब जिस वक्त 9वें यूनिट को इस्तेमाल किया जाता है, ये 9वें यूनिट को, तो मेरी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। कितनी हो जाती है, ये देखें 46 हो जाती है ना, सॉरी 45 हो जाती है, ये 45। तो ये 45 से मैं लाइन लगाऊंगा, यहाँ पे आप देखें, यहाँ से ये 45 से लाइन लगाई और यहाँ से ये 9वें वर्कर की ये प्रोडक्शन आ। इसके बाद 10वां यूनिट इस्तेमाल किया जाता है तो 37 प्रोडक्शन है, तो मैं यहाँ पे 10वें यूनिट से ऊपर को ये लाइन लगाता हूँ और यहाँ से ये 37 यहाँ से निकलेगा, ये लाइन लगा के इधर आप पैमाने से इनको सीधा करके लिख सकते हैं। तो ये आपके पास 10वें यूनिट की पैदावार। अब ये मैंने नुकात हासिल कर लिए, इन नुकात को मिला दें, बस ये नुकात मिला दिए गए, इसको इससे ये मिलाया तो एक कर्व हासिल हो गया। इसको हम कहते हैं टोटल प्रोडक्शन प्रोडक्ट कर्व। टोटल प्रोडक्शन प्रोडक्ट कर्व ये हासिल हमारे पास हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरा कर्व बनाऊंगा। दूसरा क्या है कि मार्जिनल प्रोडक्शन। ये मार्जिनल प्रोडक्शन का कर्व, ये भी एज इट इज आप बनाएंगे जैसे ये एक है। अब हम इस टोटल प्रोडक्शन को खत्म कर देते हैं, यूनिट वही है, वर्कर वही है, 1 2 3 लेंगे और प्रोडक्शन ये आती जाएगी, इसको शो करेंगे। अब देखें आप पहले नंबर पे मेरे पास जो है यूनिट 1 है, वर्कर 1 है और प्रोडक्शन मार्जिन 4 है। उसके बाद दूसरे नंबर पे वर्कर दूसरा है और 7 है, तो 7 से ऊपर ये आ गई, ये ऊपर वाला खत जाएगा, ये वाला, ये जो ऊपर जा रहा है ना, ये वाला खत जो है ये मार्जिन प्रोडक्शन का आ रहा है। ठीक है, ये एज इट इज बना लेंगे। इसके बाद फिर आगे आप चले जाए, 11 प्रोडक्शन होती है, तीसरा वर्कर 11 दे रहा है, तो यहाँ से ये देखें आप 11 से ये 11 पे आप
जाएंगे और इसको ऊपर मिला देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है फिर वो 9 दे रहा है, देखिए कितना, नहीं 9 सॉरी, तीसरा वर्कर 9 दे रहा है तो 9 पे, ये 9 पे ड्रा की है लाइन, ये 9 पे, ठीक है। और चौथा वर्कर 10 दे रहा है तो ये 10 ऊपर, और इधर से भी ये 10 को ऊपर ला दिया तो ये 10 आ गया। इसके बाद पांचवा वर्कर फिर कम कर देता है, पांचवा वर्कर मार्जिन प्रोडक्शन कितनी है, 9 है, 9 होगी, तो ये पांचवा वर्कर 9 दे रहा है, ये 9 पे आ गई। फिर छठा वर्कर जो है हमें 7 दे रहा है तो ये 7 पे आ गई छठा, और इसी तरह सातवां वर्कर जो है वो 7 दे रहा है, 7 दे रहा है तो ये 7 पे आ गई, ठीक, नहीं सॉरी, छठा वर्कर कितना, छठा वर्कर जो है हमें दे रहा है, छठा वर्कर आप देखें 7 दे रहा है, और सातवां वर्कर 4 दे रहा है तो 4 पे आएगी, ये देखें 4 पे जो है ये 4 पे आ गई। और आठवां वर्कर जो है वो 0 दे रहा है, और नौवां वर्कर जो है वो -5 दे रहा है, ये नीचे आ जाएगी ये नुकता। और 10वां वर्कर जो है वो भी मनफी हमें 8 दे रहा है तो ये भी मनफी नीचे। इसको आप मिला देंगे इन नुकात को, ये वाला नुकता, ये वाला, ऐसे ऐसे ये लाते जाएंगे, ये खाता आपके पास एक आ जाएगा। इसको कहेंगे मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व, मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व ये हो जाएगा। इसी तरह आप एवरेज का बना लेंगे, एवरेज में भी मैं एक बस 2 बयान कर देता हूँ, बाकी आप खुद बना लें। ये देखें, एक है वर्कर और 4, इसके बाद 2 दूसरा वर्कर, और एवरेज प्रोडक्शन कितनी, 5.5। तो आप देखें यहाँ दूसरा वर्कर है और प्रोडक्शन कितनी है, 5.5, ये यहाँ पे आ जाए। तीसरा वर्कर है उसकी मेरे ख्याल में है ये 6.6 है, तो 6.6 पे आप इसको ले आएंगे, 6.6 तकरीबन इधर आ रही है ये 6.6। तो इस तरह ये आप ये खत जो है बना लेंगे, ये एवरेज प्रोडक्शन का खत इन्हीं मिकदारों को लेके, जैसे ये मार्जिन प्रोडक्शन की मिकदारें ली गई है, टोटल प्रोडक्शन की, ये नुकात पहले ले लेंगे और उन नुकात को आपस में फिर आप जो है वो कंबाइन कर देंगे। तो ये खत आपके पास 3 बन गए हैं, एक मार्जिन प्रोडक्शन का खाता है, एक एवरेज प्रोडक्शन का खाता है और एक टोटल प्रोडक्शन का खाता है। ये टोटल प्रोडक्शन का खाता है। आप देख रहे हैं कि टोटल प्रोडक्शन पहले बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे कांस्टेंट होती है, फिर डिमिनिश। ये स्टेज जो है इंक्रीजिंग रिटर्न की है, ये कांस्टेंट रिटर्न किया, और ये डिमिनिशिंग रिटर्न की है। पहले मार्जिन प्रोडक्शन ये ऊपर है, फिर ये नीचे आ रही है और ये मनफी में हो जाती है। एवरेज प्रोडक्शन पहले इसके एवरेज के मार्जिन प्रोडक्शन के नीचे रहती है और फिर ये मार्जिन प्रोडक्शन के ऊपर चली जाती है, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख लें। इन द डायग्राम along with x axis worker are shown and along with x y axis production is shown। यानी हमने OY के साथ पैदावार को ज़ाहिर कर दिया है और OX जो एक्सिस है उसके साथ हमने इसको वर्कर को ज़ाहिर कर दिया। इन द डायग्राम इन स्टेज 1 टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, margin production also increases and it is higher than average production। पहली स्टेज में टोटल प्रोडक्शन बढ़ रही है इंक्रीजिंग रेट से, मार्जिन प्रोडक्शन भी बढ़ रही है और ये एवरेज से ऊपर है। ये मार्जिन प्रोडक्शन का कर्व ये दार कर रहा है कि ये एवरेज का कर्व है, ये वाला ये जो जा रहा है जिस जगह पे ये मार्जिन प्रोडक्शन पहली सूरत में एवरेज से ज्यादा है। इन द सेकंड स्टेज टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, ये डिक्रीजिंग रेट से जो है बढ़ रही है। इसमें क्या हुआ है कि मार्जिन प्रोडक्शन कर्व फॉल्स शार्पली एंड रिमेन्स बिलो द एवरेज प्रोडक्शन। अब जिस वक्त स्लो होगी है टोटल प्रोडक्शन तो ये देखें आपका ये कर्व जो है बहुत नीचे आ गया, शार्पली ये नीचे आ गया, किससे, एवरेज से। ये एवरेज कर्व ऊपर है, अब ये ऊपर है ये वाला, और ये जा रहा है एवरेज कर्व और ये शार्पली नीचे हो गया है, क्योंकि जिस वक्त हमारे प्रोडक्शन ने
कम होना शुरू कर दिया। इन द थर्ड स्टेज टोटल प्रोडक्शन बिगन टू डिक्रीज विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एट्थ वर्कर। एट्थ वर्कर के लगाने से, इस्तेमाल करने से टोटल प्रोडक्शन जो है वो थोड़ी देर कांस्टेंट रहने के बाद इसमें कमी आना शुरू हो जाती है। द मार्जिन प्रोडक्शन इज जीरो। यहाँ पे मार्जिन प्रोडक्शन जो है वो जीरो है। ये देखें यहाँ पे 8वें वर्कर के पर मार्जिन प्रोडक्शन का ये कर्व ज़ाहिर कर रहा है कि ये यहाँ पे जीरो है। इसके बाद नेक्स्ट है आफ्टर दैट मार्जिन प्रोडक्शन बिकम्स नेगेटिव। इसके बाद जो है 9वां वर्कर यूज करते हैं, 10वां तो ये नीचे आ जाता है। ये कर्व तो ये ज़ाहिर कर रहा है कि मार्जिन प्रोडक्शन जो है वो नेगेटिव हो गई। ये मार्जिन प्रोडक्शन जो है becomes negative and average production falls but remains positive। एवरेज प्रोडक्शन जो है वो नेगेटिव नहीं होती, वो ये कर्व ऊपर ही रहता है। जब ये इस OX कर्व के नीचे कर्व आएगा तो फिर नेगेटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन ये इसके ऊपर है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन होगी बच्चों। अब इसके बाद जो है लिमिटेशन ऑफ द लॉ। इस लॉ की लिमिटेशंस क्या है कि किस वक्त इस लॉ का बिल्कुल अतलाक नहीं होगा, 100% नहीं होगा। वो है इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ कल्टीवेशन। नंबर 1 कि कोई कल्टीवेशन का नया मेथड अडॉप्ट हो गया जिससे पैदावार जो है आपकी बढ़ती रहेगी, तो उस वक्त ये लॉ अप्लाई नहीं होता। When scientific methods like rotation of crops, improved seeds, modern implements or tools and better irrigation facility are used, the output इनको यूज किया जाता है तो आउटपुट में इंक्रीज इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। जब ये आप मेथड यूज करते हैं, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स का मतलब होता है कि फसलें चेंज करके आप काश्त करें। एक गन्ने की काश्त है, मकई कर लें, मकई के बाद आप गंदम कर लें, इस तरह जो है बदल बदल के सब्जियां उगा लें, सब्जियों के बाद आप मकई उगा लें। तो बदल बदल के काश्तकारी करने से जो ज़मीन की ज़रख़ीज़ी होती है वो रेस्टोर रहती है, वरना एक ही फसल जो है काश्त करने से उसकी फर्टिलिटी जो है वो लूज हो जाती है। तो ये भी है कि अगर आपने उसको रेस्टोर रखना है, ज़्यादा पैदावार में इजाफा करना है, तो फसलें जो है वो रोटेट करें, आप तब्दील करके उसमें काश्त करें। इम्प्रूव सीड, बेहतर सीड आ जाते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाती है, इम्प्लीमेंट्स औजार आ जाते हैं। जैसे बैलों से हल चलाते थे, अब जो है ट्रैक्टर वगैरह, थ्रेशर वगैरह और लेवलिंग करने के लिए ये औजार आगे हैं, तो ये आ जाते हैं। फैसिलिटी बेहतर हो जाती है। पहले आप सिर्फ नहरों का पानी इस्तेमाल करते थे और ट्यूबवेल लग गए हैं, तो उससे आप जो है पानी जो है ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फसल को किसी किस्म की जो प्रॉब्लम नहीं आएगी पानी की, क्योंकि ट्यूबवेल वहाँ पे अगर पानी मौजूद है तो आप उसकी ज़रूरत के मुताबिक पानी दे सकते हैं। तो इस तरह पैदावार जो है बढ़ेगी। तो आउटपुट में इंक्रीज इंस्टेड ऑफ डिक्रीज, इस सूरत में आउटपुट डिक्रीज नहीं होगा, बढ़ेगा। देन दिस लॉ विल नॉट ऑपरेट, फिर ये लॉ इस्तेमाल नहीं होगा। इसके बाद न्यू सॉइल, इसको कहते हैं वर्जन ऑयल, यानी किसी बंजर जमीन को जब ज़ेरे काश्त लाया जाता है तो पहले शुरू में वो कम पैदावार देती, फिर आगे 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 ऐसे ऐसे बढ़ती जाती। जैसे चोलिस्तान में एक बंजर जमीन है, बलूचिस्तान में बंजर जमीन है, उनकी काश्त पहले 2 मन, फिर 4 मन, 5 मन, 10 मन, इस तरह जब वो फुल जरखेज हो जाती है तो फिर वो जाके अच्छी 60 मन तक भी पहुंच जाती है। तो शुरू में ये काश्त करते हैं तो पैदावार कम होती है, फिर बढ़ती जाती है। तो ऐसी सूरत में ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। व्हेन वर्जिन सॉइल इज ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, जब नई जमीन को ज़ेरे काश्त लाया जाता है द एडिशनल यूनिट ऑफ सक्सेसिव डोज के जो एडिशनल यूनिट हैं ऑफ लेबर एंड कैपिटल में इंक्रीज आउटपुट फॉर ए लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग अरसा तक कैपिटल और लेबर के जो यूनिट है एडिशनल, वो पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार ऐसा होता है कि पैदावार कम होना चाहिए, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद। शॉर्ट रन में ऐसा नहीं होता, लॉन्ग रन में फिर ये होगा। तो क्योंकि ये शॉर्ट रन में ये लॉ पे बयान किया जा रहा है, इसलिए शॉर्ट रन में पैदावार बढ़ती ही रहेगी। तो ये लॉ ऐसी सूरत में काबिल अतलाक नहीं होगा। दस दिस लॉ विल नॉट अप्लीकेबल। इसके बाद इनसफिशिएंट कैपिटल,
यानी सरमाया नाकाफी है। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट कैपिटल दिस लॉ विल नॉट अप्लाई। तो अगर आपके पास सरमाया की कमी है, मशीनरी जो है अवेलेबल नहीं है, आप यूनिट बढ़ा नहीं सकते हैं, आपके पास जो है मजदूरों को मजदूरी देने के लिए, पैदावार बढ़ सकती है लेकिन आपके पास मजदूरों को मजदूरी देने के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी, या मशीनरी की रिप्लेसमेंट के लिए या मशीनरी में इजाफा करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो उस सूरत में भी ये काबिल इतलाक नहीं होगा, क्योंकि पैदावार नहीं बढ़ा सकते फिर आप। तो बच्चों ये आज का ये लॉ जो है काफ़ी लेंथी भी था और ये काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड भी था, तो इसको आपने सही तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आपने मुझे बताना है और उसको मज़ीद जो है उसको वादे कर दिया जाएगा, उसकी वजाहत मज़ीद कर दी जाएगी। चलिए इसके साथ ही टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।